हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिजिक्स 12th क्लास का टॉपिक सब पढ़ रहे हैं, फिजिक्स शुरू कर रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 12th क्लास का एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हम अब शुरू करने वाले हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्यों पढ़ना है इसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने का मतलब कि इसको हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं समझने के लिए। ऐसा कोई लिखित नहीं है, ऐसा कोई इस तरह का बात नहीं है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, सिर्फ अपने समझने के लिए। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो इलेक्ट्रो को अलग ब्रेक कर लेते हैं और स्टैटिक्स को अलग ब्रेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, इन द रेस्ट। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रुका हुआ। तो यहां से बेसिकली हम समझ गए कि उस चार्ज को पढ़ना है जो रुका हुआ है, जो गति में नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में गति में नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में गति में नहीं होगा वो उसका स्टडी करेगा इसके थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू। मतलब वैसे आवेश को, वैसे चार्ज को पढ़ना है जो रुका हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि सर चार्ज किसको कहते हैं। चार्ज पहले जानेंगे तब ना उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो रुका हुआ है कि किस सिचुएशन में क्या उसका एक्टिविटी होगा। सबसे पहले इसको जानना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग अब हेडिंग लिखते हैं चार्ज, हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश। आवेश। अब चार्ज को पढ़ने के लिए इसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। चार्ज को हम तो हम लोग चार्ज को देख रहे थे कि बेसिकली चार्ज क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चार्ज द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फोर्स, कि वे फंडामेंटल पार्टिकल, वे छोटे छोटे पार्टिकल जो जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि सिर्फ फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा हुआ। फोर्स एक्चुअली दुनिया के हर एक पार्टिकल एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स वर्ड यूज किया गया है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो पार्टिकल लगाते हैं उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय क्यू, और क्यू मतलब स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ये चार्ज को डिनोट करने का सिंबल हुआ क्यू से, और यानी कि क्यू से। अब जो चार्ज है तो उसको हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में किसको हम लोग चार्ज कहेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल की बात जब भी आती है तो हम लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, क्योंकि किसी भी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं यही तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो कोई भी किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब फोर्स लगाते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग चार्ज कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज कह सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हुआ, वो फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, इसलिए चार्ज हुआ, और इसको पढ़ना अब जरूरी है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको, ये आपके एटम जो होते हैं उनके कक्षा में मूव करते रहते हैं। कोई भी एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, और एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली, हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू जानेंगे कि ये कहाँ होता है, किस तरह से स्टैंड करता है, कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन अभी सिर्फ इसका प्रॉपर्टी जानना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि अभी ये कहाँ होता है, कैसे होता है वो नहीं जानना, ये हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानना है। अभी सिर्फ इसका प्रॉपर्टी, ये किस तरह से यूज होंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इस मतलब उस तरह की प्रॉपर्टी इसका जानना है। तो इट इज डिनोटेड बाय ई, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करेंगे। इट हैज नेगेटिव
चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब दुनिया में जो भी चीज होते हैं अगर तो उसके मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के भी द्रव्यमान होंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, ये जो होता है आपको 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, इतना होता है। 9.1 इंटू -31 केजी, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश, वो कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको QE कह सकते हैं। Q मीन्स चार्ज, E मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये कूलम क्या है? ये चार्ज का SI यूनिट है, कूलम। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी हो गई कि ये E से डिनोट किए जाते हैं, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। हाँ, अगर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का इतना होता है तो ये तो निगेटिव चार्ज हुआ, ये तो आपका वैल्यू हो गया। तो निगेटिव चार्ज हुआ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब हो गया कि इतना चार्ज, ये तो वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस का मतलब हो गया कि ये निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है वो आपका प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल देख लिया, इलेक्ट्रॉन, जिसको भी हमने देखा। अब ऐसे भी तो चार्ज होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम जो होता है वो चार्ज ही नहीं होता, उसमें चार्ज होता ही नहीं है। तो अगर माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो कोई ऐसा प्लस चार्ज भी होगा तब ना उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो प्रोटॉन होता है। तो हम प्रोटॉन को भी देख लेते हैं। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है इसको बेसिकली हम लोग P से डिनोट करते हैं। आप जानते होंगे, सब जानते होंगे। इट इज डिनोटेड बाय P, स्मॉल p है ये। और अब जब इसको डिनोट हम लोग कर लेते हैं, अब जान लेते हैं कि इसका मास कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, जब भी मास लिखे हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये 1 प्रोटॉन का होगा। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे थे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का था, मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का था। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन ये 1 प्रोटॉन का है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी होता है। अब आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। हमने बेसिकली लिख दिया कि केजी में, तो बाकी आप कन्वर्ट करके कर सकते हो। अगर एग्जाम में ग्राम में आंसर आए तो आप ग्राम में कर सकते हो। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो वो माइनस में था, हमने यहाँ पे माइनस लगाया था, तो इसमें क्या लगा देते हैं? प्लस। प्लस नहीं भी लगाते तब भी प्लस ही मानते हैं, और लगा दिए। तो ये आपके हो गए प्रोटॉन। तो अब एक और है जिसका काम तो नहीं है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो चार्ज है ही नहीं, उस पर चार्ज होता ही नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, अगर साथ में आया है तो उसको भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगले जो आपके है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन it is denoted by n, it is denoted by n। अब मास देख लेते हैं।
मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मास उतना ही होता है जितना आपका प्रोटॉन का मास होता है, ठीक ना। तो इसका मास कितना लिख लेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मास देख लिया तो हमको चार्ज भी देख लेना है। तो हमने पहले ही बता चुका है, हम पहले ही बता दिए कि ये चार्ज नहीं होता इस पे, ये चार्जलेस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट ही नहीं करता है। चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, तो इस पे चार्ज होता ही नहीं। तो बताइए चार्ज कितना होगा? चार्ज 0 होगा। तो यहां हम लिख लेते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 0। तो हमने क्या किया कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल थे, 3 थे, तीनों हमने स्टडी कर लिया, लगभग स्टडी कर लिया कि कितने चार्ज होते हैं, कितने मास होते हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है जिसपे जो निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन है जिसपे कि कोई चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस है। तो हमने सबसे पहले चार्ज जाना, फिर चार्ज कौन किसको किसको हम लोग चार्ज बोलेंगे वो जाना। तो किसको किसको चार्ज बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहेंगे और प्रोटॉन को चार्ज कहेंगे। इसमें इस टॉपिक में चार्ज को ही पढ़ना है, और वैसे चार्ज को पढ़ना है जो रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब जब भी चार्ज का काम आएगा तो प्रोटॉन लेंगे या नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब जो ये चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको 1 यूनिट मानो। तो 1 यूनिट मतलब +1, और सिमिलरली इसी तरह से -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इसको -1 यूनिट मानो, मतलब -1। तो अब के बाद अगर -1 अगर कहीं पे चार्ज है, -1 अगर कोई बोल रहा है कि -1 चार्ज है, -2 चार्ज है, -3 चार्ज है, तो उस सिचुएशन में -1 के लिए कितना होगा, तो -2 के लिए कितना होगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कूलम में अगर हम लोग डिनोट करेंगे उसको, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर -3 कहे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, -4 कहे तो इसको 4 से, मतलब इतने बड़े वैल्यू को 1 मान लिया। जैसे दर्जन नहीं होता है कि 12 जो कोई चीज होता है तो उसको 1 दर्जन बोलते हैं। 1 दर्जन मतलब 12, 2 दर्जन मतलब उसको 2 से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 12 को। तो उतना सारा बड़ा वैल्यू लेकर के नहीं चल के, बल्कि 1, 2, 3 इसे यूनिट बना दिया। उसी तरह से साइंटिस्टों ने भी क्या किया कि इस बड़े से वैल्यू को यूनिट बना दिया कि इतना बड़ा वैल्यू जो होगा तो उसको 1 कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे। अगर 2 यूनिट हो गया तो इसी का डबल होगा, 3 यूनिट होगा तो इसी का 3 टाइम्स होगा। सिमिलरली माइनस वाला के लिए -1। तो अब मान लीजिए कि अगर हम इसकी बात करें Na, देखेंगे इसको आप बिल्कुल देखेंगे, ये सोडियम है Na11। अब इस पे जो होता है कि आप लोग देखेंगे +1 चार्ज होता है। तो जब Na था तो कोई बात नहीं, जब Na+ हो गया तो प्लस का मतलब हो गया +1 हो गया, वैल्यू को नहीं लिखा, और वैल्यू जब 1 होता है तो नहीं लिखा जाता है, अक्सर नहीं लिखे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये Na+ लिखा हुआ है, आप बोलेगा कि इस पे कितना चार्ज है आप कैलकुलेट करके बताओ, आप इसमें कितना चार्ज है उसको कूलम में कैलकुलेट करके बताओ। तो हम जानते हैं कि +1 है, यहाँ पे चार्ज कितना है +1, तो +1 है जिसका मतलब कितना हो जाएगा, बस की वैल्यू 1.60 इंटू 10⁻⁻19। अब सपोज कीजिए कि ये है Mg2+। जब Mg2+ है तो इस पे अगर हम लोग को चार्ज कैलकुलेट करना है तो इस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल है कि अगर +1 के लिए ये हो गया तो +2 के लिए इसी का 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया। तो प्लस के लिए प्लस वाला वैल्यू लेना है, माइनस के लिए माइनस वाला। तो +1 रहेगा तो सिर्फ यही वैल्यू हो जाएगा 1 टाइम्स, 2 रहेगा 2 टाइम्स, 3 रहेगा 3 टाइम्स। उसी तरीके से अगर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करें, मान लीजिए कोई x एलिमेंट है, उस पे -3 चार्ज है, इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है कि x कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, उसका सिंबल है, और फिर -3 चार्ज, इसका चार्ज कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो -1 के लिए ये हो गया, तो -2 के लिए इसी का 2 टाइम्स, तो -3 के लिए इसी का 3 टाइम्स। तो क्या करेंगे, 3 इंटू -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया आपके इसके चार्ज।
तो आई होप कि अब हम किसी भी एलिमेंट पे कोई भी यूनिट के रूप में अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कूलम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर +1 है तो डायरेक्ट ये वैल्यू +2 है, इसी का 2 टाइम्स +3 है, इसी का 3 टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स। सिमिलरली माइनस वाला में भी -1 है तो दिस वैल्यू -2 है, इसी का डबल -3 है, इसी का ट्रिपल। थोड़ा इसको देखते हैं, एटम्स आर न्यूट्रल ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हुआ कि जो भी एटम होते हैं, चाहे वो सोडियम का एटम हो, मैग्नीशियम का एटम हो या किसी भी एलिमेंट का एटम हो, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स क्या हो गया, तो न्यूट्रल का मतलब हो गया कि कोई भी चार्ज नहीं होता उस पर। चार्ज तो होता है लेकिन इफेक्टिव चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम होता है तो सोडियम पे चार्ज तो है, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चार्ज तो है लेकिन क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो क्या होता है कि ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, चार्ज 0 हो जाते हैं। तो एटम आर न्यूट्रल, तो एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होते हैं। तो होता क्या है कि अक्सर जब एटम न्यूट्रल होते हैं तो कभी कभी मान लीजिए कि Na पे प्लस भी तो लिखा हुआ रहता है, सर चार्ज तो आ गया, हाँ चार्ज आ गया। जब चार्ज नहीं है तब ये एटम है, अभी तो न्यूट्रल है ना, अभी चार्ज 0 है। अब मान लीजिए Na+ हुआ तो ये प्लस कैसे बना, हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सुनना पड़ेगा। तो देखिए कि किसी भी एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है या उस एटम से बाहर भी आ सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, Na की बात करते हैं। तो Na की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, E बराबर कितना हो गया, 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, ये भी हो गए 11। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है -1.60 × 10⁻⁹ कूलम, और उसी को -1 बोलते हैं। तो 11 है तो कितने हो जाएंगे, -11 यूनिट, इतने चार्ज हो जाएंगे। और प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे +1, तो 11 प्रोटॉन पे +11, इतने चार्ज हो जाएंगे। अब देखिए जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितने हो जाएंगे, ये आपके 0 हो जाएंगे। अब नेट चार्ज यहाँ पे 0 हो गए, इसका मतलब ये जो है सोडियम, ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ये एक एटम है और ये न्यूट्रल हो गए। अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन के कारण क्या हुआ कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, निकल गया, किसी कारण से निकल गया। कितने बच गए, E = 10। जब E = 10 बच गए, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया कि यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, -10, ये चार्ज हो गया। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, P = 11। ये कुछ नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो हम यहाँ देख लिए कि इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे, जब रिलीज हो जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन का, तब क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, वहां से निकाल दिया, रिलीज कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 बचा और -10 चार्ज बचा, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है। तो जब उतना ही है तो यहाँ पे प्लस चार्ज कितने हुए, 11। और अब हम लोग मैथ तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर ये -10 है +11 है, अगर इसको ऐड करें, इसको एक साथ करें तो कितना हो जाएगा, -10 और +11, तो +1 बचेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, नेट चार्ज +1 मीन्स कितना, +1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको कूलम में लिखें तो कितना हो जाएगा, +1.60 × 10⁻⁻19, ये हो गए चार्ज। तो हमने देखा कि सोडियम जो था उसने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या हुआ कि उस पर +1 चार्ज आ गया, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए कि दो चीज इक्वल है, यहाँ से एक कम हो गया तो ऑलमोस्ट ये उससे एक ज्यादा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक प्रोटॉन बढ़ गया तो +1 चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो 2 प्रोटॉन ज्यादा होता तो +2 चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो
3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाता और प्लस 3 चार्ज। तो इसका मतलब हम लोग देखें कि जब प्लस चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया होता है। अगर किसी भी एटम पे कोई भी आयन ऐसा है जिसपे कि प्लस चार्ज है तो इसका मतलब वो जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। जो भी कोरोस्पॉन्डिंग एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लूज किए होंगे। तो हमने देख लिया कि प्लस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के लूज करने के कारण। अब सपोज कीजिए कि हम क्लोरीन लेते हैं, Cl क्लोरीन। तो क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, E = 17 और P = also 17। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही प्लस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज की बात करें कितना हो जाएगा, -17। ये हो गया आपके चार्ज। यूनिट में बोल रहे हैं, यूनिट -17। अगर कूलम में बात करें तो 1.60 × 10⁻⁻19 को 17 से गुना करना पड़ेगा, फिर उतना वैल्यू आएगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, +17। ये हो गया चार्ज। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो जितने निगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज, जितने निगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। फाइनली अगर देखें तो 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो नेट चार्ज 0। तो अभी देखिए हमने क्या किया कि एटम लिया और एटम पे नेट चार्ज कितना आया, 0। और जब कुल आवेश नेट चार्ज 0 होता है उसी को तो हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो एटम था न्यूट्रल, ये तो सही है। अब क्या किया हम कि क्लोरीन को रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे E = 17 था, हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब आपके E = 18 हो गए, ठीक। अच्छा E = 18 हो गए तो चार्ज की बात करें कितना हो जाएगा, -18। इतना यूनिट चार्ज हो जाएगा। और प्रोटॉन को क्या किया, सेम रखा, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रखे। तो प्रोटॉन कितना था, 17, और भी 17 है। चार्ज की बात करें तो +17, इतना चार्ज हुआ। अब अगर ओवरऑल इसको ऐड करें तो +17 -18 +17 -18 कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना बच जाएगा, -1 चार्ज हो गया। और हम लोग जानते भी है तो ये Cl से Cl- हो जाएगा। तो हम लोग जानते भी Cl क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम देखें कि नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो हुआ था वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही प्लस चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया तो 18 हुआ, इससे एक ज्यादा हुआ तो -1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता 19 होता है, इससे 2 ज्यादा तो -2। 3 इलेक्ट्रॉन आता है, इससे 3 ज्यादा होता है -3। मतलब इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के लूज करने से पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम थोड़ा एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने देखा कि माइनस चार्ज कैसे होता है, प्लस चार्ज कैसे होता है, तो हम उसके बेसिस पे ना एक छोटा एग्जांपल कर लेते हैं। कोई हार्ड नहीं, सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। कंपेयर मास ऑफ गिवन सब्सटेंसेस। गिवन सब्सटेंस मतलब ये x - x प्लस वेयर x इज एनी एटम। ये कोई एटम है जिसपे कि नो चार्ज मतलब एटम है, माइनस चार्ज मतलब आयन बन गया, प्लस चार्ज मतलब वही एटम है, उसी पे एक बार नेगेटिव चार्ज आया, एक बार पॉजिटिव चार्ज आया। कह रहा है कंपेयर कीजिए इनमें मास। मास कंपेयर करने का मतलब हो गया कि आप बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा मास किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंसेज हो गए। जैसे जैसे इसका चार्ज चेंज हो गया तो ये अलग अलग सब्सटेंसेज हो गए, अलग अलग एक्टिविटी दिखाएगा ये, ठीक ना। तो अब क्या करना है कि इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि x है, कोई एटम है, तो एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E है और नंबर ऑफ प्रोटॉन P है। तो इसका जो मास अगर होगा तो E और P दोनों को ऐड करके होगा। अब इसको देख लेते हैं x माइनस। तो x माइनस जो है ये माइनस चार्ज क्यों होता है, अभी हमने देखा कि माइनस चार्ज क्यों आता है, निगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो निगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण। तो इसका मतलब माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज है कितने, 1 है। तो माइनस चार्ज अगर 1 है तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 1। तो
यहाँ पे E नहीं बल्कि E+1 है, E+1E, मतलब ये इससे ज्यादा है। तो यहाँ पे E नहीं करके हम लोग इसको NE कह देते हैं। यहाँ NE था पहले से, यहाँ NP था, तो NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N, वो NE है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है NP है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी NP है। तो अब देखिए यहाँ जितने दोनों को मिला करके जितने फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ है उससे एक ज्यादा है यहाँ पे। अब X+ कैसे आया होगा? तो X+ आया होगा कि जैसे Ne था तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी NP ही है। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ करके ऐड करके अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि 10 आता है 10, तो इन दोनों को जोड़ करके 10 नहीं 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा है। तो यहाँ अगर मान लीजिए 10 है तो यहाँ 11 होगा। ये मान लिए, ऐसा कुछ है नहीं कि ये 10 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये 10 ही होगा, मतलब एक मान लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ करके 10 आ रहा है। मान लीजिए इसको इन दोनों को जोड़ करके P आ रहा है, इन दोनों को जोड़ करके P नहीं T मान लेते, T आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे T-1 है। ठीक है, ये जितना है उससे एक ज्यादा है ये, और उससे एक कम है ये। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आया होगा तो ये चार्ज तो लाया होगा साथ में, चार्ज लाया इसी कारण तो माइनस बढ़ गया, मास भी तो लाया होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है। तो ये क्या किया कि इससे ज्यादा मास हो जाएगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया कि इसका मास उससे ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि खुद आया तो मास भी लाया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, गया तो इससे कम कर दिया। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इससे मास कम हो गया होगा, जब इलेक्ट्रॉन आया होगा तो इससे ज्यादा हो गया होगा। तो कम हो गया तो इसका मतलब सबसे कम ये हो गया, क्योंकि ये बढ़ गया, ये जब बढ़ गया सबसे ज्यादा ये होगा। तो X माइनस, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्योंकि जितना है उससे एक ज्यादा है ये, जितना है उससे एक कम है ये, तो सबसे ज्यादा मास नेगेटिव चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया। ठीक, तो ये बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, और आया भी था बैक ईयर प्रीवियस ईयर, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। अब हम लोग देखते हैं कुलम्ब के नियम, जो कि इस टॉपिक का, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुलम्ब लॉ, कुलम्ब के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस टॉपिक को समझने के लिए इसके बाद जब ये शुरू होगा ना तो फिर ये साथ साथ चलेगा। तो कुलम्ब के नियम एक्चुअल में है क्या? देखिए कि जो कुलम्ब के नियम है तो उसमें लिखा गया व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट आर डिस्टेंस टू ईच अदर देन दे अप्लाइड फोर्स ऑन ईच अदर एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या बोले पता नहीं चला, चलिए इसको समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। कि ये तो हो गया आपकी कुलम्ब के नियम, ये स्टेटमेंट हो गया, इतना तो लिखना। अब मान लीजिए किसी भी एग्जाम में आ जाएगा कि कुलम्ब के नियम के स्टेटमेंट लिखे, तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट, इतना ये सारा। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आप लिख लिए होंगे शायद, तो नीचे से मिटा लेते हैं, ऊपर से मिटा लेते हैं, ये स्टेटमेंट मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि 2 चार्जर लिया, एक Q1 लिया आपने और एक Q2 लिया, एक Q1 और एक Q2। तो Q1 और Q2 जो है ये दो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस ना हम लोग R मान लिया। ये R बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब मिलीमीटर माइक्रोमीटर इस तरह से बहुत छोटा डिस्टेंस है ये। चार्ज तो एक्चुअल में छोटा होता है। तो ये Q1 और Q2 दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो हमने क्या किया कि जब ये ले लिया तो कुलम्ब के नियम के अनुसार कुलम्ब बोले कि जब ये जो दोनों चार्ज हैं इन दोनों पे फोर्स लगेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा। और हम देख चुके हैं, हम बेसिक शुरुआत से ही देख चुके हैं, शुरुआत में हम बोले थे, और हम लोग जानते हैं कि चार्ज उसको बोलते हैं जो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसको चार्ज बोले हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो ये Q चार्ज क्या करेगा, इस Q चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और ये Q चार्ज इस पे, ये Q2 चार्ज इस Q1 पे फोर्स लगाएगा, और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए कि फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स
फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये हो गया फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो ये भी तो उस पे लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सॉरी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन पे फोर्स लगाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि F ऑन Q1 बाई Q2, तो Q2 पे Q2 चार्ज फोर्स लगाया Q1, तो हमने दिखा दिया, और Q1 पे Q2। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह से कि क्या सर सिर्फ इधर की तरफ फोर्स लगा सकता है, इधर भी लगा सकता है कि नहीं? हाँ, इधर भी लगा सकता है। तो हमने मान लिया कि अभी तत्काल पढ़ लेते इधर की तरफ, उसके बाद इधर की सिचुएशन में लगाएगा वो हम आगे देखेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे, खुद पता चल जाएगा किधर लगाएगा। तो मान लिया कि इधर की तरफ लगा रहा है, ये इधर की तरफ लगा रहा है, दोनों तरफ लगा सकता है। तो अब यही फोर्स जो है दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। वैसे अगर वेक्टर नहीं दिए हैं, डायरेक्शन को अगर इग्नोर कर दे थोड़ा देर के लिए, तो दोनों का जो है ना मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब ये जो फोर्स है, एक है आपके F Q1 Q2 और एक है F Q2 Q1। सिर्फ हम उसका जब परिमाण लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे, तो दोनों बराबर है। अगर डायरेक्शन लेंगे तब तो एक जिस डायरेक्शन उसके विपरीत डायरेक्शन में, उसके इनवर्स उल्टे डायरेक्शन में दूसरा, ठीक है, तो इक्वल नहीं लिखेंगे, फिर माइनस लगा कर इक्वल लिखना होगा। तो अभी क्या करेंगे, ये से परिमाण को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसको हम लोग F मानते हैं। तो ये F जो है, ये F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज, मतलब इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट डबल होगा तो ये फोर्स भी डबल होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट जितना था उसका ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे, कहने का मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक का भी वैल्यू बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। अब दूसरा कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, और उसका ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसमें भी स्क्वायर करके ये है। तो अब एक बात देख लीजिए, तो अगर इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, देखिए जैसे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/r² का, इनवर्सली इसका। तो इसको अगर हम एक साथ लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली इसके, इनवर्सली इसके, ऐसा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह, साइन चेंज होकर इक्वालिटी के साइन में जाता है, तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हम भी क्या किए कि इस F को, कि इस इक्वालिटी के साइन को रिमूव कर दिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव कर दिए, इक्वालिटी का साइन दिए, तो Q1 Q2 अपॉन r² में एक कांस्टेंट आना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली फोर्स, इसको बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 which is separated r distance। तो ये हो गया K Q1 Q2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलम्ब फोर्स। तो हमने देखा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r², ये आया। तो ये आपका एक तरह से बोलिए तो व्यंजक हो गया, हिंदी में बोले तो फॉर्मूला हो गया ये। और इसी यही जो फोर्स होता है ना, ये आया किस कारण से, तो कूलम्ब के लॉ के कारण से आया ये फोर्स। तो इसलिए कूलम्ब के लॉ के कारण जो आया ये फोर्स, तो इसीलिए इस फोर्स को हम लोग कूलम्ब फोर्स बोल देते हैं। ये कौन सा फोर्स हो गया, कूलम्ब फोर्स। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये जो आ गया आपका, ये कूलम्ब फोर्स हो गया। तो इसको हम लोग लिख लें, कूलम्ब फोर्स। ये क्या हो गए, इसको हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट बोल देते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। ये हो गया आपका कूलम्ब कांस्टेंट। ये दोनों तो चार्ज हैं, बोथ चार्जेस, ये सेपरेशन हो गया दोनों चार्जेस के बीच का, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। तो ये अभी तक हमने क्या किया, कूलम्ब फोर्स का जो इक्वेशन था उसको हमने डिराइव किया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब इस पे बेसिस क्वेश्चन करेंगे, इसके जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। उसके बाद हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है वो भी करेंगे, और उसके बाद इनके SI यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह जो भी है सारे कुछ करेंगे। अभी तक के लिए इतना। थैंक यू।
तो आपने देखा ये सारा चीज़ फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी शुरुआती था। कूलम के लॉ तक हम लोग पहुँचे। उसके बाद आप इसको देख कर आपका जो रिएक्शन होगा वो आप शेयर करें, कमेंट करें, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद जो अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, वो भी कमेंट्स में डालें, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो आगे इस चीज़ को करने के लिए, और ऐसा करें।